सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन, तीनों पर मिला जुला हमने ढेर सारा क्वेश्चन कर लिया हुआ है। अब हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। देखो, कम्बिनेशन पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कैपेसिटर नामक चैप्टर में कर लिया है। सेम यहाँ भी चलता है, डिट्टो सेम रहता है ना। आपको पता ही है, सिर्फ फॉर्मूला उल्टा रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। क्वेश्चन तक सेम होते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन जैसे 10-15 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपको ये बात पता पड़ गया होगा। तो अब हम इसको यहीं पर कम्बिनेशन पर और ज़्यादा क्वेश्चन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा तो लिखिए, दो प्रतिरोधकों को, मैं लिख दूं क्वेश्चन, लिख देता हूँ। दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ओम है यदि प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध तीन ओम है। प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन समझ लो। दो प्रतिरोधक है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो रहा है, 16 ओम, है ना। और समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है, 3 ओम। प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करें। बच्चों, एक हमने इस पर फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई यदि n समरूप प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य प्रतिरोधकों का अनुपात कितना होता है, n², प्रतिरोधकों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ कि समरूप प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, हमको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसा गिवन है, हमको क्या क्या गिवन है कि भाई जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 16 ओम। तो क्या लिखोगे, RS क्या होता है फॉर्मूला, बराबर R1 + R2 होता है ना, होता है। अच्छा, हम मान लेते हैं दोनों का प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 और R2 है। तो मैं यही बात लिखूंगा यहाँ पर, माना, है ना, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या है, R1, R2 है, R1, R2 है। तो है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। RS बराबर क्या लिखोगे, R1 + R2। अच्छा, RS का वैल्यू कितना दिया है सीरीज में, 16। तो 16 बराबर हो गया R1 + R2, समीकरण 1। ठीक है भाई, ओके। पुनः अब क्या दिया है कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 ओम हो जाता है। तो क्या लिखोगे, 1/RS नहीं RP बराबर 1/R1 + 1/R2। भाई ये होता है समांतर क्रम में, होता है। चलिए, 1/RP का मान दिया है कितना, 3 ओम। तो 1/3 = 1/R1 + 1/R2। R1 R2 का लॉस ले लो, हो जाएगा R1 R2, और यहाँ हो जाएगा R1 + R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर,
या 1/3 बराबर R1 प्लस R2 का मान यहाँ से डाल दो, कितना है 16 है, लिख दो 16 बट्टा R1 R2, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा R1 R2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 16 या 48 के, ठीक है भाई। समीकरण 2, हमें गुना पता है और हमें जोड़ पता है, क्या इन दोनों की सहायता से आप आंसर कर सकते हो, है कुछ तरीका? तो है, एक तो सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ से R1 या R2 का मान इसमें पटक दो, द्विघात समीकरण आएगा, कर लो, एक तो वो तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरफ जाएं, दोनों ही सेम है, मतलब दोनों में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इजी नहीं है, तो हम कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, आप कोई एक मेथड चूज कर सकते हो। एक क्या करना है, यहाँ से R1 का वैल्यू इसमें डाल दोगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखोगे, द्विघात समीकरण बनेगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो। क्या आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना? हाँ ऑफ कोर्स होता है। क्या कर दो, इसमें 2ab जोड़ दो और 2ab घटा दो। क्या ऐसा करने से इसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इसको इसको और इसको लेकर के, इसको लेकर के क्या लग रहा है तुमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जो मैंने लाइन लिया है इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab और 2ab कितना 4ab, है ना। यहाँ से मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो भाई ये यहीं है, इस सब को उधर ले गया हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं इसको ले गया तो -1 होना चाहिए, मैं ये इसी पार है, ठीक है, सबको उस पार ले गया तो बस इस पार को उस पार लिख रहा हूँ। तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये इस पार चला जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये उधर गया होगा तो माइनस का 4ab। ये फॉर्मूला भी होता है मैथ्स में, आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, बस वही है और नया कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसकी सहायता से हम ये R1 प्लस R2 अपने को पता पड़ा हुआ है, R1 माइनस R2 निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर कि R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2, ठीक है, a की जगह R1 और b की जगह R2, चलो यहाँ से रख दो। तो R1 प्लस R2 है, कितना है वैल्यू इसका, देखो 16, लिख दो 16, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस का 4, R1 R2 का मान लिखा हुआ है कितना 48, लिख दो 48। चलो करते हैं, 16 16 कितना होता है 256 माइनस 4 गुने 48, 4 8 32 2 3 4 चौके 16 17 18 19 192 घटा लो कितना हो जाता है, देख तो 6 में से 2 गया 4 और ये हो गया कितना 5 में से 15 में से 9 गया 6 64। यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का जो स्क्वायर है वो हो गया 64 के बराबर, या यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 64 का अंडर रूट जो कि हो जाएगा कितना 8, कोई ले सकते हो, एक कोई लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो फंडा आ गया, 1 2 3, देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक R1 प्लस R2 बराबर 16, एक है R1 माइनस R2 बराबर प्लस माइनस 8। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, आप प्लस भी लोगे तब भी एक आंसर तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, माइनस भी लोगे तो एक आएगा दूसरा अपने आप आ जाएगा, करके देखोगे तो हो जाएगा। मैं क्वेश्चन का जो बस ये वाला है इसको आप छापिए, इसको मिटाता हूँ, फिर नीचे वाला को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिटाओ। चलिए मैंने बस क्वेश्चन मिटाया है ताकि हम इसको सॉल्यूशन को अच्छे से कर पाएँ। माना वाला लिखा हुआ होना चाहिए, माना है ना, ये जो लिखा हुआ था माना प्रतिरोधकों का प्रतिरोध, ये शुरू में लिखा हुआ था प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कितना है, क्या माने थे R1 R2, R1 R2 है। चलिए ये हमारा सॉल्यूशन का नीचे वाला पोर्शन है, अब हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखना बच्चों ध्यान से, इन दोनों की सहायता लेनी है। तो दो समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, अपने आप हो जाएगा। देखो R1 यहाँ R2 माइनस में है ना, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, सॉरी समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर क्या करोगे, 1 लिखो, कहाँ 1, ये रहा R1
प्लस R2 बराबर क्या क्या है, बराबर 16। और यहाँ से कोई एक ले लेते हैं, प्लस ही ले लेते हैं पहले, फिर माइनस करके देखना आंसर सेम ही आएगा। क्या लिखोगे, R1 माइनस का R2 बराबर कितना है 8। मार दो, जुड़ने से मर गया होगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2R2, ये बराबर है 16 और 8 24 के। ठीक है, यहाँ से R2 किसके बराबर है, कितना रे 24/2 12। ठीक है, 12 ओम आ गया R2। अब R2 का मान किसी में भी रख दो, R1 का मान आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, R2 का मान, R2 का मान किस में रखने पर, बोलो बोलो, R2 का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर R2 का मान 1 में रख दो, तो क्या है 16 बराबर है R1 और प्लस R2 का मान कितना निकाले हैं 12। यहाँ से R1 का मान क्या आ गया भाई, R1 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, 12 को उधर ले जाओ तो 16 में से 12 घट गया, नहीं 16 माइनस 12, दैट इम्प्लाइज R1 बराबर कितना, 16 में से 12 गया 4 ओम। यानी कि R1 का मान है 4 ओम और R2 का मान है 12 ओम। अब कहोगे सर मैं माइनस लेके बनाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस लोगे तब भी जहाँ पर 12 आया ना वहाँ 4 आ जाएगा, और जहाँ 4 आया वहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से हम छाप सकते हैं, छाप लीजिए प्रॉपर समझ करके स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों इसको छाप लीजिए समझ करके अच्छे से, ठीक है, छापिए। ठीक है भाई, तो हमने जान लिया यहाँ पर कि कैपेसिटर में रेसिस्टर में कैसे कैसे करके क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे प्रकार के हमने क्वेश्चन लगभग कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ जैसे रेल पथ होता है ना, रेल परिपथ कहता है रेलवे परिपथ में ऐसे करना दंडनीय अपराध है। तो रेलवे परिपथ क्या होगा, जिस पर रेलगाड़ी दौड़ती होगी उसको रेलवे परिपथ बोलेंगे। वैसे ही विद्युत परिपथ क्या होगा भाई, वैसा परिपथ जिस पर विद्युत धारा जिसमें बह सकती हो उसको हम बोलेंगे विद्युत परिपथ, है ना, सिंपल सा। लिख लीजिए, तो विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखिएगा, वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है भाई, ओके। अब लिखो तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब विद्युत परिपथ के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव। ये क्या है, तो ये क्या है भाई, विद्युत परिपथ में जो भी उपकरण आप लगाओगे, जो भी जोड़ सकते हो उस परिपथ में। जैसे रेलवे परिपथ में क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या लगता होता है उसमें, सिग्नल लगता है ना, उस पर गाड़ी दौड़ती है, और भी कुछ गार्ड होता है जो कि कुछ काम करता है, ट्रैक चेंजर होता है, वैसे वो सब उसका अवयव हो गया रेलवे परिपथ का। ठीक वैसे ही विद्युत परिपथ का भी कुछ अवयव होता है जो उसमें यूज हो सकता हो। विद्युत परिपथ में जो जो चीज़ आप लगा सकते हो उसको क्या बोलोगे आप, विद्युत परिपथ के अवयव। लिखिएगा, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में जोड़े जाने वाले विद्युतीय उपकरणों को विद्युत परिपथ का अवयव कहते हैं। विद्युत परिपथ का अवयव कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विद्युत परिपथ का अवयव कहते हैं। ठीक है, लिख डालिए क्या क्या उसमें जोड़ते हैं, तो लिखिएगा जैसे क्या क्या होता है, जैसे सेल समझ रहे हो, बैटरी का एक छोटा सा, जैसे ये पेंसिल वाली बैटरी हुई, इसको बोलेंगे, एक जो बैटरी होगी इसको बोलेंगे सेल। आप बैटरी बोलते हो, वास्तव में उसको सेल ही कहते हैं। तभी तो आपने सुना होगा 3 सेल वाला टॉर्च है, ये 2 सेल वाला टॉर्च है ना, तो ये सेल है।
इसको बैटरी नहीं कहोगे। हाँ, एक साथ 2-3 को लगा दोगे, मिला दोगे, तब वो बैटरी बनेगा। हम समझेंगे बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है। फिलहाल लिखिए सेल, है ना। और क्या लिखोगे, लिखिए सेल, लिखिए वोल्ट मीटर, एमीटर इत्यादि लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेल है क्या, है ना। तो डालिएगा हेडिंग सेल। सेल लिख करके इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए सेल की परिभाषा, लिखिएगा वैसा विद्युत यंत्र। वैसे सेल के बारे में आप जानते होंगे, सेल क्या काम करता है। जैसे हम किसी विद्युत परिपथ में, समझना ध्यान से समझना, ये एक विद्युत परिपथ है, इसमें आपने सेल जोड़ दिया, ये सेल है, इसको सेल बोलते हैं। आपने सेल जोड़ दिया तो इसका क्या काम है, इसका काम है इसमें धारा बहाना। नहीं, इसका काम क्या है, धारा को प्रवाहित करना। प्रवाहित करने के लिए जो भी यहाँ इसको काम करना पड़ेगा वो सेल ही काम करता है। सेल का काम ही है धारा बहाना। कैसे धारा बहाएगा, जैसे मान लो पानी का एक टैंक है, ठीक है। अब मान लो, समझना बढ़िया से, चलो पानी का टैंकर है, ये है, ठीक है, ऐसे ही इधर भी लगा हुआ है। अब ज़रा सोचो, पानी की ऊंचाई यदि दोनों में सेम है तो क्या इस टैंकर का पानी इधर से उधर करेगा, इस पाइप के जरिए करेगा क्या, नहीं करेगा। पानी इधर से उधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में लेवल सेम है। सेम चीज़ होता है विद्युत परिपथ में। यदि कोई विद्युत परिपथ है तो इसमें धारा का प्रवाह अपने आप नहीं होता है। सेल नहीं लगा हुआ है, आप जोड़ दो ऐसे करके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, धारा नहीं बहेगा। यहाँ पर बल्ब भी लगा दिया आपने तो ये बल्ब नहीं जलेगा। कब तक नहीं जलेगा, जब तक इसमें सेल नहीं लगाओगे आप। ये बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक इसमें आप सेल नहीं लगाओगे। जैसे ही सेल लगाओगे, सेल क्या काम करता है, जैसे इसमें कब जो है सो पानी बहेगा। पानी तब बहेगा जब एक में या तो पानी की ऊंचाई ज़्यादा हो, एक में ज़्यादा पानी हो, एक में कम हो, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। यानी कि जब तक पानी का ऊंचाई, इस पानी की ऊंचाई को हम बोलते हैं विभवांतर। ऊंचाई का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। वैसे ही इसमें धारा तब बहेगा जब इसके बीच कोई विभवांतर क्रिएट करेंगे। तो हम जब सेल लगाते हैं तो सेल का यही काम होता है। यदि ये 5 वोल्ट का सेल है तो इसने क्या कर दिया, यहाँ का +5 रख दिया, यहाँ का 0 रख दिया, 5 वोल्ट का विभवांतर हो गया। अब 5 वोल्ट का विभवांतर है। अब 5 वोल्ट का विभवांतर, जैसे जैसे बैटरी लो होगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, गायब हो गया। जैसे विभवांतर गायब हुआ, धारा का प्रवाह बंद हो गया और बल्ब का जलना बंद हो गया। आपने देखा होगा कि लो बैटरी यदि आप सर्किट में जोड़ भी दो तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, देखा है ना आपने। हाँ, तो क्या हो गया, धीरे धीरे घट करके ये विभवांतर 0 हो गया। समझ रहे हो बात को। हाँ, तो यही है, ये क्या काम करता है, विभवांतर क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है, ताकि इसमें धारा का प्रवाह हो। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा सेल का, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेल। लिखिए तो, लिखिए वैसा विद्युत यंत्र, सेल का डिफिनेशन लिखिएगा, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत परिपथ में, वैसा विद्युत यंत्र जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता हो, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। चलिए देखिए तो, सेल हो गया। सेल को जो है, बच्चों ध्यान से, सेल को इससे सूचित किया जाता है। लिखिए, सेल को इससे सूचित किया जाता है। सेल को इससे सूचित किया जाता है, इससे। लिख लिया, यस। अब लिखिएगा नीचे में, पहले चेंज करके लिखिएगा। लिखिए, सेल को 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं से सूचित किया जाता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा बड़ी व दूसरी छोटी होती है। बड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा सेल के धन ध्रुव को तथा छोटी ऊर्ध्वाधर रेखा सेल के ऋण ध्रुव को सूचित करती है। लिख लिया।
भाई बड़ा वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को, छोटा वाला क्या करेगा, निगेटिव को सूचित करेगा। ओके बच्चों, ओके। अब लिखिएगा फिर से नीचे पैरा चेंज करके, देखो समझना बच्चों। अब सोचो इसके सेल के अंदर में जुगाड़ होता है। क्या जुगाड़ होता है, सोचना बढ़िया समझना, ये जुगाड़ मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। अब मान लो सेल ये है और यदि ये धारा प्रवाह कर रहा है, देखो बहुत सारे बुक में भी देखोगे ना तो लिखा रहेगा कि सेल इज ए सोर्स ऑफ चार्ज। नहीं, सेल चार्ज का सोर्स नहीं है, सेल क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी देता है। समझना अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि सेल सोर्स ऑफ चार्ज होता, मतलब सेल में क्या होता, चार्ज भरा होता, क्या होता, चार्ज भरा होता, तो क्या करते, वो चार्ज होने की वजह से जैसे चार्ज निकला, यहाँ से चला, यहाँ से, कहाँ से, इस पॉजिटिव वाले से निकला और ये निकल करके यहाँ निकल के ऐसे गया, तो यहाँ से चार्ज जैसे जैसे ख़त्म होता वैसे वैसे ख़त्म हो गया, बैटरी लो हो गया, तुरंत में लो हो जाता। ऐसा होता तो, और मन में ही सोचते यदि ऐसा कुछ सेटिंग करा हुआ है कि नहीं भाई, समझना मेरी बात को, समझो अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैपेसिटर पढ़े हो ना आप, कैपेसिटर में क्या रहता है, कैपेसिटर में क्या रहता है, चार्ज भरा हुआ होता है, बहुत सारा चार्ज भरा होता है, उसमें तो चार्जिंग ही होती है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम यूज़ करना चाहते हैं, समझना बच्चों, ध्यान से समझना, चार्ज इसमें हो ही नहीं सकता है। यदि यहाँ पर बात करूँ मैं कि पॉजिटिव यहाँ पर है और ये दूसरा रहा पट्टी का जहाँ पर क्या है, निगेटिव है, ये कहाँ पर है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। चलो, इससे एक तार होता है, इससे एक तार होता है जुड़ा हुआ। जैसे मुझे इससे लेना होता है चार्ज, तो हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों निकलना चाह रहा है यहाँ से। जैसे ही हम इसको लेकर के कोई काम के लिए हम लगाते हैं, कहीं पर यूज़ करते हैं, तो आपने सुना होगा 1 सेकेंड में सब का सब चार्ज निकल जाता है, निकल जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव का क्या इच्छा है जन्म से कि निगेटिव से मिलन हो जाए मेरा, है ना, मिलन की चाह होती है। तो तुरंत, ये नहीं कि धीरे धीरे मिलेंगे हम, मिलना ही है तो खुपाच तुरंत मिल गया, सब मिल गया, अच्छी बात है। यदि सोचो यहाँ भी चार्ज होता तो क्या इसे भी तुरंत मिलना चाहिए था, एक ही बार में सारा का पॉजिटिव सारा निगेटिव से मिल जाता, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने घड़ी में देखा होगा 1 साल तक बैटरी चलता रहता है, तो सोचो यदि उसमें चार्ज होता तो नहीं चलता 1 साल तक, वो तुरंत खत्म हो जाता। समझ रहे हो बातों को, यस। यानी कि इसमें चार्ज तो भरा हुआ ही नहीं हो सकता है, इसमें क्या भरा होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी भरा होता है। ये एनर्जी क्या काम करता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, समझिए ध्यान से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो चला, ये इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से घूम ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब हो क्या रहा है समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, चल करके यहाँ से चला, पॉजिटिव के पास आ रहा है, आ गया। अंदर में क्या होता है, ऐसा यदि हो जाए, मान लो यहीं पर आके ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंदर में तो तार नहीं है, तो यदि ऐसा होने लग जाए कि यहाँ से निगेटिव चल चल के यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, फिर अगला निगेटिव नहीं आना चाहेगा यहाँ, क्योंकि उस निगेटिव को ये तो धक्का मार भी रहा होगा ना। जैसे यहाँ से निगेटिव चला, ये चल करके इसका काम है यहाँ आना, तो मान लो यदि यहाँ से चल चल के यहीं पर आ रहा है और बैटरी लो हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा कि चार्ज जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर लो हो रहा है, तो क्या सोचोगे आप कि यदि ऐसा हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, और यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरा आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव। तो यदि ऐसा हो तो यहाँ पर ढेर सारा निगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, और इसके होने की वजह से आने वाले निगेटिव को ये रोक देगा ना, यस। यानी कि बैटरी काम करना बंद कर देगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए, ये प्रक्रिया नहीं हो, ऐसा यहाँ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, अंदर में भी इस प्रकार का जुगाड़ किया जाता है कि ये चार्ज यहाँ ना रुके, ये यहाँ से यहाँ चला जाए। इससे क्या होता है, यहाँ इकट्ठा नहीं होता इलेक्ट्रॉन लगातार चलता रहता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो, वहाँ पर पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि भाई यहाँ पर कैसे कैसे ये काम करता है, वहीं पर पढ़ोगे आप। सर आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वहीं आपको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल वगैरह, तो वहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत चर्चा होगी। फिजिक्स की फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं कह रहा हूँ कि अंदर में इस प्रकार का सेटिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा ना हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, ठीक है, चला जाए। अब ऐसा होने से क्या होता है एक्चुअल में, क्यों नहीं हमेशा के लिए चलते रह जाए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चलते रह जाता है, यही बात है। तो होता क्या है, इसके अंदर में एनर्जी भरी होती है, किसके अंदर में, उस बैटरी के अंदर, सेल के अंदर में एनर्जी होती है भरी हुई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, देखो इससे एनर्जी लिया, सेल से
इससे एनर्जी लेकर के ये चला, बिल्कुल ताकत के साथ चला, यूं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से बिल्कुल ताकत के साथ चल रहा, यहाँ जैसे बच्चा चल रहा, यहाँ के पूरे बिल्कुल मरते हुए किसी प्रकार से यहाँ पहुँचा, पूरी एनर्जी इसकी खत्म है, यहाँ से चला, ये खुपाच करके झटके के साथ चला, चलते कम होते यहाँ पर आके बिल्कुल मरियल सा किसी प्रकार से यहाँ पहुँचा, फिर इससे एनर्जी लिया, फिर सीना तान के चला, ये है ना, फिर चला सीना तान के, बिल्कुल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ जैसे ही पहुँचा पूरा खत्म, फिर से एनर्जी लिया बैटरी से, यही काम होता रहता है। क्या एनर्जी के देने की वजह से एनर्जी खर्च हो रही होगी, और हम जानते हैं एनर्जी का निर्माण और विनाश संभव नहीं है, यहाँ अंदर में निर्माण नहीं चल रहा होगा, तो धीरे धीरे वो एनर्जी घटती रहेगी बैटरी की, सेल की, और घटते घटते एक समय आएगा जब एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन को देगा, तब इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि यहाँ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो अंदर में ऐसे चल रहा होगा, समझ में आई बात, मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीटली वही इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ से वहाँ जाता होगा। तो वास्तव में मैंने आपको जब चार्ज पढ़ाया है तो बोला था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की ओर हम धारा का प्रवाह दिशा नहीं मानते हैं, किधर मानते हैं, प्रोटॉन के प्रवाह की धारा की दिशा की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि बैटरी के बाहर जो धारा का प्रवाह होता है, हमेशा याद रखना, बैटरी के बाहर जो धारा का प्रवाह होता है वो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है, जबकि भीतर में देखो ऐसे चल रहा है, बाहर में चल रहा है ना, जबकि बैटरी के अंदर में ऋण से धन, तब ना ऐसे वही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, समझ रहे हो ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की ओर धारा की दिशा नहीं मानी जाती है, धारा किधर मानी जाती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा की ओर। इसीलिए हम मानेंगे कि धनावेश से ऋण आवेश की ओर धारा का प्रवाह बैटरी के बाहर होता है, जबकि बैटरी के भीतर किधर होता है, ऋण से धन की ओर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि शुरू में वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मान लिया था कि यार धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है, मान लिया उसने, बाद में पता चला नहीं, धनावेश तो बहता ही नहीं है, बहता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूलाज वगैरह गलत ना हो उसके लिए उन्होंने वही मान लिया जो शुरू में माना था, उसी बात को जारी रखा कि नहीं भैया धारा का प्रवाह होता है धनावेश से ऋणावेश की ओर ही। इसीलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, कन्वेंशनल है बस और कुछ नहीं है। तो हम क्या जानते हैं कि धारा का प्रवाह होता है बैटरी में धन से ऋण की ओर, लेकिन बैटरी के भीतर ऋण से धन की ओर। इसी बात को नोट में लिखिएगा, लिखिए सेल के बाहर परिपथ में धारा का प्रवाह धन से ऋण ध्रुव की ओर, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है, परंतु सेल के भीतर धारा का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम, सेल तो जान लिया हमने, अब जानेंगे हम बैटरी। बैटरी क्या है भाई, क्या है बैटरी? तो बैटरी जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि ढेर सारा सेल जोड़ दोगे, देखो ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा, है ना। तो लिखिए बैटरी, लिखते हैं बैटरी की परिभाषा। लिखिए सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। ढेर सारा सेल एक साथ लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। सेल के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करने वाले हैं हम लोग, अब जाने वाले हैं अगला टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है विद्युत वाहक बल? ध्यान से बच्चों समझिएगा, ये क्या होता है विद्युत वाहक बल। देखो ये क्या है कि जब कोई सेल है मान लिया जाए, ठीक है, उस सेल को आपने लगा दिया परिपथ में। अब सेल क्या काम करेगा, धारा बहाएगा। तो एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में बहाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब कोई भी एक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में घुमाने के लिए, है ना,
पूरे विद्युत परिपथ में इस पॉजिटिव चार्ज को पूरे विद्युत परिपथ दौड़ाने के लिए सेल जो काम करेगा, आपने जाना सेल में ऊर्जा होता है, तो खर्च हुआ, तो उस ऊर्जा खर्च होने से जो काम हुआ उसको क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। लिखिएगा तो एकांक आवेश को, किसका परिभाषा लिख रहे हो आप? विद्युत वाहक बल का। ठीक है, लिखिएगा एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बच्चों सबसे पहले समझ लो, ये कोई बल नहीं है। पहली बात, विद्युत वाहक बल जो है वो कोई बल नहीं है, नाम है भले ही बल उसका, लेकिन वो बल नहीं है। समझ में आई बात? लिखिएगा, सबसे पहले नीचे में लिखिएगा, इसे किसे? विद्युत वाहक बल को ई से, गोल वाला ई से सूचित किया जाता है। विद्युत वाहक बल को किससे सूचित किया जाता है? ई से। ठीक है, अगला लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, जो विभव का एसआई मात्रक होता है, वही होता है विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक। ईएमएफ है ना, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखो, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव, एफ से फोर्स। लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला, तो एसआई मात्रक यदि सेम है तो बीमा भी सेम होगा। तो लिखिएगा इसका बीमा सूत्र ml² T-3 और A-1, यही होगा W/Q। तो W का हो जाएगा ml² T-2 और नीचे में AT ऊपर गया। ठीक है, वही होगा। चलिए अगला लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल करके लिखिएगा। लिखिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है, अर्थात विद्युत वाहक बल को कभी बल की तरह नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ऐसे कहावत सुना होगा आपने, आंखों का अंधा और नाम नयन सुख। वही बात है, भले ही इस नाम में बल लगा हुआ हो, लेकिन ये बल नहीं है। होता है ना रे, कोई फ़कीर चंद है, उसका नाम राजा है, तो राजा थोड़ी हो गया वो, है ना। वही बात है, इसका नाम भले ही बल हो, ना तो ये बल की तरह काम करेगा और ना ही इसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा। लिखिएगा उसी में, तथा इसका एसआई मात्रक न्यूटन नहीं हो सकता है, तथा इसका एसआई मात्रक न्यूटन नहीं हो सकता है। आज से पहले पढ़ा होगा आपने, भाई लास्ट में बल लग गया, वो बल हो गया। विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, है ना। तो बल लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ भी बल लगा हुआ है, लेकिन विद्युत वाहक बल जहाँ भी आएगा आप समझ लीजिएगा ये बल नहीं है, न इसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है बच्चों, ये विभवांतर का ही भाई है, लेकिन विभवांतर भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे हम ये विभवांतर है। ठीक है, लेकिन चलिए, विभवांतर नहीं है, हम दोनों में संबंध स्थापित करते हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है। ठीक है, तो लिखिएगा, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत, बहुत काम का चीज़ है ये, विद्युत वाहक बल तथा विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करें। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, ठीक है, ये रहा, प्रतिरोध इसका है R, हमने इसके अंदर में एक सेल लगाया, ये रहा इसका आंतरिक प्रतिरोध। मैं बताऊंगा ये क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। ये इसका EMF E है। सेल का जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस को E बोलेंगे, अब सेल के वोल्टेज को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, E बोलेंगे चूँकि हमने EMF पढ़ लिया है। अच्छा, ये क्या है? R है, स्मॉल r, ये है आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, मैं बताऊंगा आपको तुरंत। कुछ भी नहीं होता है, जैसे बाहरी प्रतिरोध क्या हुआ, परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो अवरोध पैदा करता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, और जो सेल के भीतर धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है भाई,
सेल के भीतर धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलेंगे हम? आंतरिक प्रतिरोध। तो लिख लीजिए, लिखिए। तो इससे पहले यदि जगह हो तो लिख लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध लिखकर लिखिएगा। लिखिए, सेल के भीतर धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सेल के भीतर धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है भाई, यस, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस धारा का प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब जो सेल के भीतर करेगा उसको आंतरिक प्रतिरोध कह लेंगे। चलिए नीचे 3 मार्क लिख लीजिएगा। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए, तो हमने क्या कहा आपको कि भाई ये आंतरिक प्रतिरोध आर है, बाहरी प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। सेल का ईएमएफ क्या है? ई है। मैंने कहा आपको कि ईएमएफ को ई से सूचित करते हैं, तो जो सेल होता है उसके विभवांतर को हम ईएमएफ ही कहेंगे। क्या कहेंगे? ईएमएफ। सेल का जो विभवांतर होता था अभी से पहले उसको वोल्टेज आप बोलते थे ना, क्यों? हमने ईएमएफ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हमने ईएमएफ पढ़ लिया, इसलिए सेल का जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलोगे? ई। सेल के वोल्टेज को वोल्टेज नहीं कहेंगे, उसको ईएमएफ कहेंगे। अभी मैं आपको दोनों में संबंध बता रहा हूँ। चलिए, तो मैंने वो सब बातें बताई आपको कि मान लिया कि भाई ये जो है प्रतिरोध आर है, उसका इंटरनल प्रतिरोध स्मॉल आर है और ईएमएफ ई है। तो मैं क्या लिखूंगा, है ना, ओम के नियम से परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो ये और ये श्रेणी क्रम में है ना, तो क्या लिखोगे? कैपिटल आर। क्या लिखोगे? कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर लिखोगे ना? यस। अब देखो ध्यान से, ये लिख दिया हमने, अच्छी बात है। और वोल्टेज यानी कि विभवांतर, है ना, तो ओम के नियम से क्या जानते हो? V बराबर आई आर या I बराबर V बाई आर। ध्यान से, I बराबर V का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? E। भाई वोल्टेज पहले जो लिखते थे वो E है ना, तो E बटे R मतलब टोटल आर। टोटल आर कितना है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो क्या लिखोगे? R जोड़ R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या I इंटू आर जोड़ आर बराबर है किसके? E के। ध्यान से देखना बच्चों, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल्स टू ई। क्या इसको भी बोलते हो आप? यस, इसको क्या बोलते हैं? भी। तो भी प्लस आई आर बराबर ई है, यहाँ से भी निकल गया ई माइनस आई आर। बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला, मज़ा देने वाला फॉर्मूला। बच्चों ध्यान से, यहाँ से क्या समझा आपने कि भी और ई में कौन छोटा? क्या ई में से कुछ घट रहा है? ई में से कुछ घट रहा है। इसका मतलब क्या है? यदि कुछ घट रहा है, घट करके भी बन रहा है, तो भी छोटा और ई बड़ा सदैव। अच्छा, यदि परिपथ खुला हो, यदि परिपथ खुला हो, यहाँ से भाई देखना बहुत अच्छा सा फॉर्मूला निकलेगा। खुला हो तो I बराबर 0। यार परिपथ खुला हुआ है मतलब भाई कहीं से टूटा हुआ है। परिपथ खुला हुआ है मतलब कहीं से टूटा हुआ है, तो I का मान क्या होगा? 0। धारा नहीं बहेगा, और धारा नहीं बहेगा तो भाई बोलो E माइनस I का मान कितना? 0 इंटू आर, यानी कि V बराबर किसके हो गया? E के। यानी कि जब परिपथ खुला हुआ हो तो विभवांतर और सेल का ईएमएफ दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ यही बात लिखेंगे, इस प्रकार खुले परिपथ का विभवांतर और ईएमएफ दोनों समान होता है। ये हो गई। अगली एक और बात लिखनी है। क्या लिखनी है? मुझे जगह नहीं है तो बाद में लिख लेंगे उसको। फिलहाल लिखिए। तो चलो यहाँ तक आ जाइए, तो लिखिएगा क्वेश्चन लिख लिया ना, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करें। लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा, माना किसी सेल का ईएमएफ ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। सेल को कैपिटल आर प्रतिरोध वाले परिपथ में जोड़ दिया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बस ये चित्र बनाइए और लिखिएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ से आ जाइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, और इस प्रकार लिखेंगे
आ गए, पॉज करके आ जाओ। कहाँ तक? यहाँ तक। अब लिखिएगा इस प्रकार, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। देखिए, इस प्रकार खुले परिपथ का विभवांतर, खुले परिपथ का विभवांतर सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लिख लिया? लिख लिया? गुड। चलिए अगली बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से बच्चों देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो तो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से मुझे आंतरिक प्रतिरोध का एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया इस पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? V बराबर E माइनस आई आर। चलो इसको इस पार ले आओ, तो आई आर बराबर E माइनस भी, या R बराबर E माइनस भी बाय आई। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से बच्चों, R से ऊपर गुना और R से नीचे गुना, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया? E माइनस भी, ठीक है, इंटू R। अब बट्टा आई आर को भी कह सकते हो ना, तो भी कह लो, या यहाँ से देखना E बाई भी माइनस V बाई भी, जिसको 1 कहूँगा, इंटू R। बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला, इस पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आ जाइए यहाँ तक छाप लीजिए, यहाँ तक छाप लीजिए। छाप लिया? चलिए यहाँ से एक नोट डालेंगे। क्या नोट हुआ भाई? ध्यान से देखना क्या नोट है। नोट यह है कि भी सदैव ई से छोटा होगा या बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब धारा नहीं बहेगा तभी होगा, वरना हमेशा ये क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो नोट में लिखेंगे दो बात, कि खुला हुआ परिपथ का भी जो है वो सदैव ई से, भी जो है ई के बराबर होता है, और बंद परिपथ का, यानी कि जिसमें धारा बह रहा होगा, उस परिपथ का भी सदैव ई से छोटा होता है। लिखिए नोट का पहला बिंदु, नोट नंबर 1 लिखिएगा, खुले परिपथ का विभवांतर सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा लिखिएगा, बंद परिपथ का विभवांतर, बंद परिपथ का विभवांतर, बंद परिपथ का विभवांतर सेल के ईएमएफ से सदैव छोटा होता है, सदैव छोटा होता है, ठीक है भाई। अरे लिख डाला। चलिए अच्छी बात है। एक अत्यंत सरल सा प्रश्न करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लिखिएगा, अच्छा मैंने कुछ, देखो ध्यान से बच्चों, ये भी नहीं आर होगा ना, ये आर होगा, देख रहे हो यहाँ आर, तो ये भी आर, और ये भी क्या होगा? आर ही होगा। ये आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। पता नहीं कैसे भी लिख दिया मैंने, ये स्मॉल आर है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा एक, लिखिए, किसी स्कूटर के बैटरी का ईएमएफ, किसी स्कूटर के बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट। अब लिखिए, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो, कितना हो? 1 ओम हो, तो 1 ओम हो तो बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात करें। तो बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है। हमसे आई पूछा जा रहा है, आई का मान क्या हम जानते हैं? हम क्या जानते हैं भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए बच्चों, हमसे आई का मान पूछ रहा है, वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आई कब होता है? जब प्रतिरोध न्यूनतम हो, यानी कि मान लेते हैं बाहर में कोई प्रतिरोध लगा हुआ ही नहीं है परिपथ में, सीधे क्या सीधा बैटरी के दोनों टर्मिनल को सीधे के सीधे आपस में जोड़ दिया है, तो उस समय प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध के बराबर। तो क्या लिखोगे?
ओम के नियम से ना, गिवन लिखो, गिवन लिख लो पहले, गिवन क्या लिखोगे, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ईएमएफ दिया है 6 वोल्ट और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध जितना दिया है, तो लिखोगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्या जानते हो ओम के नियम से, बोलो। जानते हो कि I बराबर होता है V बाई आर। भी का मान यहाँ, V का काम E कर रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, V बाई आर। V का काम यहाँ E कर रहा है और R का काम स्मॉल r कर रहा है। E का मान 6 है, 6 एम्पियर। ठीक है भाई, लिखिए। अब लिखिएगा, लिखिए उपरोक्त प्रश्न में, अगला इसी का पार्ट लिख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ही एक लिखिएगा। उपरोक्त प्रश्न में यदि, उपरोक्त प्रश्न में यदि बैटरी को 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब बोला गया है कि भाई ये बैटरी है, इस बैटरी को 2 ओम के बाह्य परिपथ से, मान लो 2 ओम का कुछ लगा होगा मोटरसाइकिल में, हो सकता है उसमें बल्ब लगा हो, बल्ब जला लिया हो हमने, तो कुछ भी कर लिया हो, उस पर बोला जा रहा है कि बताइए अब धारा कितना, अब कितना होगा उसमें से धारा क्या बहेगा, यही ना रे भाई, कितना तब धारा बहेगा। तो चलिए अब क्या कर दिया गया है, बाह्य प्रतिरोध का मान, इसी में गिवन में क्या लिख दोगे, R बराबर है 2 ओम। तो अब क्या लिखोगे, ये दे दिया गया, अब क्या लिखोगे, लिखोगे R इक्विवेलेंट। जैसे ही भाई जोड़ा जाएगा, जो भी कुछ जोड़ोगे सीरीज में ही आएगा, हम जानते हैं सीरीज में आएगा, क्या हो जाएगा 2 और 1 मतलब 3 ओम आ गया। फिर से लिखोगे तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो, I बराबर V बाई आर, इक्विवेलेंट मतलब टोटल R जितना होना चाहिए। V का मान, V का काम E कर रहा है, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट है ही, जो कितना है 2 1 3, तो क्या लिखोगे 6/3 मतलब 2 एम्पियर। यार सही है ना, 2 एम्पियर बिल्कुल सही है। चलिए इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं, लिखिएगा, लिखिएगा उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में, इसको लिखने के बाद लिखिएगा परिपथ का विभवांतर ज्ञात करें। परिपथ का विभवांतर ज्ञात करें, तो कहीं पर भी विभवांतर निकाल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है विभवांतर, तो प्रतिरोध के अबाउट ही निकलेगा, जो 2 ओम का है ना उसके अबाउट हमारी बात चल रही है, उसके अबाउट क्या होगा विभवांतर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसे मिटा रहा हूं, तो V बराबर हमने क्या जाना, V हमसे पूछा जा रहा है E माइनस आई आर होता है, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तो हम V निकाल सकते हैं। E का मान गिवन में वही सब चलेगा भाई, गिवन में वही सब चलेगा। क्या लिखोगे, हम जानते हैं, अभी जाना है हमने, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर। E का मान 6 माइनस I का मान, I का मान कितना अभी निकाले इसमें 2 निकाले हो ना, I धारा कितना बहा है 2 बहा है, इंटू R का मान 1 है, तो हो गया 6 माइनस 2 बराबर 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ से भी कितना निकल गया 4 वोल्ट। EMF का मान 6 वोल्ट है, जबकि जैसे ही बैटरी को जोड़ते हो आप किससे, परिपथ से, तो कितना हो जाता है 4 वोल्ट हो जाता है। आपने जाना अभी कि वोल्टेज सच में विभवांतर जो होता है सो कम होता है, किससे, किससे EMF से। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ से क्या क्या जान लिया, यहाँ से हमने बहुत सारी बातें समझी कि कैसे वोल्टेज जो है, जैसे कैसे EMF जो है वो बड़ा होता है किससे, वोल्टेज से, ये सब बातें हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में, विभवांतर की तुलना करें। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर की तुलना करें, लिखिए विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर की तुलना करें। बिना फाड़े कॉपी को 2 भागों में बांटे, इधर लिखेगा विभवांतर, क्या लिखो पहले विद्युत वाहक बल ना, तो लिख लो विद्युत वाहक बल ही, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल,
और यहाँ क्या लिखोगे, विभवांतर। तुलना करते हैं भाई। नंबर 1 लिखिएगा इसकी परिभाषा, नंबर 1 इसकी परिभाषा। विद्युत वाहक बल की क्या परिभाषा है, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। वो भी काम सेल ही करता है, ये भी काम सेल ही करता है। इसमें संपूर्ण परिपथ में घुमाएगा और इसमें एक बिंदु से दूसरा बिंदु, कोई भी 2 बिंदु हो सकता है। लिखिएगा किसमें, विद्युत वाहक बल में लिखिएगा, एकांक आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब लिखिएगा विभवांतर, लिखिए एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सेल द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड बात, इसका SI मात्रक तुलना करें, लिख सकते हैं सेम चीज, वोल्ट होता है। और इसका SI मात्रक क्या होगा भाई, इसका भी वोल्ट होगा दूसरा में, है ना। लिखिएगा इसका SI मात्रक वही होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अगला बीमा भी सेम होगा ना, लिखिएगा इसका बीमा सूत्र क्या होता है, mL²T-3A-1 होता है। सेम है दोनों में, इसमें भी लिखिएगा इसका बीमा सूत्र क्या होगा भाई, mL²T-3A-1 होता है। ठीक है, अधिस राशि दोनों उतना लिख रहे हैं। अगला लिखिएगा 4th नंबर, लिखिएगा विद्युत वाहक बल लिखिएगा, इसे E से सूचित किया जाता है और इसे लिखिएगा इसे V से सूचित किया जाता है। 5वां लिखिएगा, यह सदैव विभवांतर से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा क्या, यह सदैव, यह मतलब विभवांतर के बारे में, विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल से छोटा या बराबर होता है। ठीक है भाई, यस। यहाँ लिखिएगा छठा, देखो बच्चों क्या लिखवाने वाला हूँ, बहुत काम की बात। मैं लिखवाऊंगा कि खुले परिपथ का, है ना, खुले परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होता है, विभवांतर के बराबर हो जाता है। मतलब खुले परिपथ में दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसको छठा नहीं लिख करके एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, लास्ट में सबसे नीचे लिखिएगा नोट करके इस बात को कि भाई खुले परिपथ में दोनों बराबर हो जाता है। यही सबसे मेन चीज़ है इसका। ठीक है, लिखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी हुआ है, नोट करके लिख लीजिएगा। छठा नहीं लिखना है, इसको नोट करके लिखिएगा, खुले परिपथ का, खुले विद्युत परिपथ का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर समान होता है। खुले विद्युत परिपथ का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर समान होता है। बच्चों यहाँ से आपने क्या जाना कि ये दोनों वास्तव में विद्युत वाहक बल और विभवांतर लगभग सेम ही चीज़ है ना, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तभी तो देखो SI मात्रक सेम, ये सेम, दोनों अदिश राशि, फलान डिमका सब कुछ है ना। तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया कि दोनों लगभग सेम ही है। हड़बड़ाना नहीं है कि भाई विद्युत वाहक वाले पता नहीं क्या होगा, अब वही होगा, जहाँ जहाँ ओम का नियम था वहाँ वही रहेगा, बस भी की जगह क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। और हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं आगे की, है ना।
ठीक है, तो चलिए